जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आकाशगंगा, तारामंडल वगैरह के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लेंगे कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि विशेष रूप से वो बच्चे इस पर देखें जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं, या फिर वो बच्चे भी देख सकते हैं। देखो, एक बात मैंने देखी है कि बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तभी कंपटीशन क्लास पढ़ते हैं, तभी ज्योग्राफी वगैरह, भूगोल वगैरह, इतिहास वगैरह ये अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा जो स्पेशली भूगोल ये जो बैकग्राउंड से हैं, बीए के बैकग्राउंड से, अर्थात आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं और वो ज्योग्राफी से कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि जो बीएससी के बाद डायरेक्ट एमएससी करते हैं लेकिन वो ज्योग्राफी से करते हैं, अर्थात एमएससी इन ज्योग्राफी करते हैं। तो उन बच्चों से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी से कर रहे हैं। और आरएस वाले जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 65 नंबर का रिटर्न में उसका महत्व है, तो बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उन बच्चों से विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि वो इन वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपकी बेसिक समझ को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगा। और जब प्री में और मेंस में जब डाटा लिखना पड़ता, आरएस की प्रकृति आज भी ऐसी है, और ज्योग्राफी वगैरह किसी भी बड़े एग्जाम की प्रकृति आज भी ऐसी है कि उसमें डाटा डालना पड़ता है और ऑथेंटिक डाटा डालना पड़ता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है और बहुत ही बारीक तरीके से समझाया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि प्रत्यक्ष संस्थान जो भी टॉपिक पढ़ाता है वो इतनी संपूर्णता के साथ पढ़ाता है कि आपको कहीं पे भी अलग टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी तरीके से उसमें संपूर्णता के साथ एक बार आपने यहाँ से पढ़ लिया, हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, आप वहाँ पे भी एक बार क्लास ले लेते हैं तो फिर आपको कहीं और क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, और चैनल का माध्यम की ज़रूरत नहीं है, और कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारी ये कोशिश रहती है कि हमको कितना आता है उससे भी ज़्यादा हमको आपको देने की कोशिश रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा वो फेस ना करे कि आज एक टॉपिक पढ़ा, फिर वो अगले एग्जाम की तैयारी में फिर दूसरा वही टॉपिक फिर अगले लेवल पे पढ़े। क्यों ना वो एक ही बार तैयारी में इतने लेवल से पढ़ ले, इतने अच्छे लेवल से पढ़ ले कि बार बार उसको पढ़ना ना पड़े। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, भले कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरएस की तैयारी कर रहे हो, कोई फ़र्क मत रखना दोस्तों। क्योंकि जब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए, भले कितना ही कठिन टॉपिक क्यों ना हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो भले एक 10वीं के बच्चे को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और ग्रेजुएशन वाले को भी समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, तो आप ये टेंशन ना ले कि हमारे आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि आप देखते हो कि पटवार, कांस्टेबल या फिर बड़ी एग्जाम, हर एग्जाम में ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, पृथ्वी की उत्पत्ति से, आकाशगंगाओं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें, एक ही बार में अपना एक टॉपिक क्लियर करें। ठीक है, वापस आ जाते हैं आकाशगंगा। तो मैंने बताया था कि हमारी जो आकाशगंगा है, बहुत सारी अरबों खरबों आकाशगंगा है ब्रह्मांड में, लेकिन हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, हमारी आकाशगंगा कहाँ पर स्थित है? तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, अर्थात हमारी आकाशगंगा जहां हम स्थित हैं। तो हमारी आकाशगंगा में, मंदाकिनी में भी अरबों खरबों तारे हो सकते हैं, लाखों तारे हो सकते हैं। तो उन लाखों तारों में क्या है? एक सूर्य है। अर्थात इस मंदाकिनी को, अर्थात सूर्य कहाँ पर स्थित है? इसी मंदाकिनी में स्थित है। और यह भी कहा जाता है कि इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो से आपको ये याद आ रहा होगा कि गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी की, विश्व का इस दुनिया में पहला सूक्ष्मदर्शी बनाया था। तो किसने बनाया था? गैलीलियो ने बनाया था। और उसी ने सबसे पहले किसको देखा? मंदाकिनी को देखा, और बताया कि हम एक आकाशगंगा का क्या है? पार्ट है। अर्थात हमारे आसपास में लाखों करोड़ों क्या है? तारे हैं। हमारी आकाशगंगा में क्या है? लाखों करोड़ तारे हैं, और हम मंदाकिनी का गाँव है। तो ये पूछा जा सकता है कि हमारी जो आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, इसको सर्वप्रथम किसने देखा? तो किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। और इस मंदाकिनी का आकार क्या है? क्योंकि हर आकाशगंगा का एक अलग अलग आकार होता है। कुछ आकाशगंगाएं गोलाकार हो सकती है, कुछ आकाशगंगाएं सर्पिलाकार हो सकती है, कुछ अनियमित हो सकती है। ये तीन ही प्रकार है, बस ये ध्यान में रखना। आकाशगंगाओं के तीन प्रकार है, एक तो गोलाकार, ठीक है, एक है सर्पिलाकार,
और तीसरा है अनियमित आकार। ये 3 आकार की। तो इन तीनों में से हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। क्या है दोस्तों? सर्पिलाकार है, अर्थात हमारा इसका है इस तरीके से, इस तरीके से आकार है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सर्पिलाकार। ये क्वेश्चन आ चुका है। मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। लेकिन इस सर्पिलाकार में अर्थात इस भुजा में, ये भुजाएं भी कहलाती हैं, तो इस भुजा में, इस भुजा में, इस भुजा में, इस भुजा में, तो ये अलग अलग जो भुजाएं हैं दोस्तों, तो इन भुजाओं में लाखों करोड़ों तारे हैं। तो इन भुजाओं का पथ भी है, एक विशेष पथ, एक विशेष स्थान है। तो यहां पर एक एरावत पथ है। क्या है दोस्तों? एरावत पथ। इस एरावत पथ में सूर्य स्थित है। तो कभी आ जाए कि हमारा सौरमंडल या हमारा सूर्य या हमारी पृथ्वी मंदाकिनी के कौन से पथ में स्थित है, कौन से सर्पिलाकार पथ में स्थित है? तो एरावत पथ में। कौन सा? एरावत पथ। एरावत का जो पर्यायवाची होता है हाथी का पर्यायवाची होता है, तो ये ध्यान में रखना। कौन से पथ में सूर्य कहाँ पर स्थित है? एरावत में। कौन से एरावत पथ में? मंदाकिनी के एरावत पथ में। मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है, अर्थात हमारी आकाशगंगा है, इसके सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा। तो ये ध्यान में रखना आपको, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदाकिनी की सबसे, या अर्थात हमारी आकाशगंगा के पास में सबसे पास में आकाशगंगा कौन सी है? तो एंड्रोमेडा है, या फिर इसका एंड्रोमेडा भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आकाशगंगा के बारे में जानकारी याद रखनी है। अब आ जाते हैं तारामंडल। तो निहारिका में आपको मैंने बता दिया था कि निहारिका नेबुला में तारों का जन्म होता है। 25 लाख से 25 करोड़ तक तारों का जो समूह होता है उसको कहते हैं निहारिका। उसके बाद हम तारामंडल के बाद, तारामंडल में विशेष है कि तारामंडल को नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। आप देखते हो कि बच्चे का जन्म होता है या अलग अलग टाइम पे हम नक्षत्र देखते हैं, तो वो तारों की स्थिति देखते हैं कि तारे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा नक्षत्र किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, बस इसी को ध्यान में रखते हैं। तो तारामंडल को अर्थात तारों की एक विशेष आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल। इसी को कह देते हैं नक्षत्र मंडल। तो हमारी आकाशगंगा में कितने तारामंडल की खोज हो चुकी है? तो कहा जाता है कि 88 तारामंडल की खोज हो चुकी है। हमारी आकाशगंगा से मतलब क्या है? मंदाकिनी। तो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी। मंदाकिनी में कितने तारामंडल की खोज हो चुकी है? तो 88 तारामंडल की खोज हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है हाइड्रा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा तारामंडल हमारी आकाशगंगा का कौन सा है? हाइड्रा है। और एक अन्य तारामंडल है अर्सा मेजर। ये ध्यान में रखना, एक अन्य तारामंडल कौन सा है? अर्सा मेजर। उस अर्सा मेजर का भाग है सप्तऋषि तारामंडल। तो सप्तऋषि तारामंडल अलग से भी पूछा जा सकता है, या फिर ये कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि तारामंडल आपको कई बार मम्मी पापा ने वगैरह या फिर रात में आकाश में देखने पे आपको एक विशेष 7 तारों का समूह नजर आता है ना? तो उस 7 तारों के समूह को कहते हैं सप्तऋषि तारामंडल। और ये सप्तऋषि तारामंडल किसका भाग है? अर्सा मेजर तारामंडल का भाग है। किसका? अर्सा मेजर तारामंडल का भाग है। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा। तो इस प्रकार हमने आकाशगंगा और तारामंडल के बारे में जानकारी ले ली। अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। तो अब पढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सौरमंडल। आकाशगंगा, निहारिका, तारामंडल, इन सब के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब लास्ट जो इकाई आती है वो आती है सौरमंडल। तो सौरमंडल की जो खोज की थी कोपरनिकस ने की थी। आपको ये ध्यान में होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सौरमंडल, हमारे सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की। कोपरनिकस ने की, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब सौरमंडल की कभी परिभाषा पूछ ले कि सौरमंडल है क्या, तो सौरमंडल में एक क्या होगा? तारा होगा। और क्या हो सकते हैं उसके? कुछ उपग्रह हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? उपग्रह हो सकते हैं। और धूल के कण मौजूद हो सकते हैं। कुछ गैसें हो सकती हैं उस सौरमंडल में। और क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है कि ग्रहों के टाइप ही रहते हैं, लेकिन वो चट्टानों के टुकड़े रहते हैं, अर्थात ग्रहों से तो बहुत ही छोटे रहेंगे और चट्टान के टुकड़े रहेंगे, अनियमित चट्टान के टुकड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। स्टोराइड, ठीक है, बोने ग्रह,
इन क्षुद्र ग्रहों से बड़े जो चट्टान के टुकड़े होते हैं उन्हें कहते हैं बौने ग्रह, अर्थात जो मेन ग्रह है उससे तो छोटे होंगे लेकिन क्षुद्र ग्रह से बड़े होंगे, इसलिए बौने ग्रह। जैसे प्लूटो, जिसे हिंदी में यम भी कहते हैं, 2006 तक एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद इसको क्या बोल दिया गया कि ये बौना ग्रह है। ठीक है, तो ग्रह के लिए भी कुछ विशेष परिस्थितियां, विशेष शर्तें आवश्यक होती है, तभी उसको ग्रह मानते हैं कि वो अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए, अर्थात सूर्य के जो चक्कर लगाता है एक नियमित कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन प्लूटो पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद ग्रह नहीं माना जाता। उसका ये कारण है कि प्लूटो अपनी कक्षा में चक्कर न लगा के आसपास में दूसरे ग्रहों की कक्षा में चक्कर काट रहा था, इसके कारण उसका जो ग्रह का जो पद था वो छीन लिया गया। ठीक है, तो प्लूटो वर्तमान में ग्रह नहीं है। वर्तमान में इस हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बौने ग्रह हो सकते हैं सौरमंडल में, और क्या हो सकते हैं, उल्का हो सकते हैं, उल्का पिंड हो सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उल्का पिंड वो छोटे चट्टान के छोटे टुकड़े, और उस बड़े वाले चट्टान के टुकड़े क्या कहलाते हैं, उल्का कहलाते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारी बार हमारे पृथ्वी पर कई बार उल्का पिंड गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में आ जाते हैं कभी कभी, और अपने उन कक्षाओं से छोड़कर कहाँ पर आ जाते हैं, पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो वायुमंडल में ही वो इतनी तेज़ी से गति करते हैं कि वायुमंडल में ही क्या हो जाते हैं, वो जल जाते हैं और वही खत्म हो जाते हैं। कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं कि पृथ्वी पे भी गिर जाते हैं तो खड्डा हो जाता है। तो हम देखते हैं, रात में कभी देखते होंगे हम, तो हम देखते हैं कि तारा टूटा, तो वास्तव में वो तारा नहीं टूटता है, तारे कभी नहीं टूटते, तारे अपनी जगह स्थिर हैं, लेकिन वो होते हैं उल्कापिंड। जैसे उल्कापिंड सफ़र करता है, पृथ्वी की तरफ आता है, तो वो क्या होता है, इतने ज़्यादा गति का, हज़ारों किलोमीटर की गति से पृथ्वी की तरफ आता है, और आते आते घर्षण इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो क्या होने लग जाता है, जल उठता है और वायुमंडल में जल के राख हो जाता है। कभी कभी अध जला या बिना जले हुए भी पृथ्वी के ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, अभी अब बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी कि बड़ा सा कोई पत्थर आ रहा है, चट्टानी टुकड़ा, वो पृथ्वी के टकरा जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे पास, हम इतने संसाधन विकसित कर चुके हैं कि कोई भी ग्रह या कोई भी मतलब कोई भी चट्टानी टुकड़ा छोटा मोटा अगर पृथ्वी के समीप आता है, पृथ्वी की तरफ आता है, तो हमारे पास मिसाइल वगैरह बहुत सारे ऐसे भौतिक संसाधन हमने विकसित कर लिए हैं कि हम उनको क्या कर सकते हैं, वायुमंडल में ख़त्म कर सकते हैं। तो पृथ्वी का इससे कुछ नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें। ठीक है, वापस आ जाते हैं कि सौरमंडल में ये चीज़ें होती, उसको कहते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल की परिभाषा ये आएगी, खोज कोपर्निकस ने की थी। अब आते हैं कि सौरमंडल में क्या क्या है, कि एक तारा कौन है, सूर्य है, कि ग्रह कौन से हैं, कि ये 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, धूल के कण बहुत सारे हैं, गैस बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसें हैं। क्षुद्र ग्रह 1 लाख की संख्या में बृहस्पति और मंगल के बीच में चक्कर लगा रहे। किसके चक्कर लगा रहे, सूर्य के चक्कर लगा रहे। ठीक है, फिर बौने ग्रह भी बहुत सारे हैं, उल्का और उल्कापिंड भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर किसका निर्माण करती है, सौरमंडल का निर्माण करती है। अब हम पढ़ते हैं आगे इन ग्रहों के बारे में, इस एक तारे के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सौरमंडल में सबसे मुख्य होता है सूर्य। तो मैंने आपको बता दिया था कि सूर्य का निर्माण किससे हुआ है, हाइड्रोजन व हीलियम गैस के कारण हुआ है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है। वर्तमान में सूर्य पर 71% क्या है, हाइड्रोजन गैस है, बाकी कौन सी गैस है, हीलियम गैस। मात्र ये 2 गैसें ही हैं, तो 71% क्या है, हाइड्रोजन है। तो अभी सूर्य अपनी यौवन अवस्था में, क्या है, यौवन अवस्था में, बिल्कुल ही बीच वाली अवस्था में। अब धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, सूर्य की उम्र घटने लग जाएगी। ठीक है, अब सूर्य पर, सूर्य का जो ऊर्जा का सोर्स है, मैंने बता दिया था कि हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन का परमाणु या नाभिक आपस में मिलते हैं और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात सूर्य की जो ऊर्जा का सोर्स है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पूरे सौरमंडल, अर्थात ये हमारे सौरमंडल का ही भाग है, सभी भाग है। तो सौरमंडल में जो इस पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान की बात करें, अर्थात इसमें पदार्थ की बात करें, तो सौरमंडल का जो पूरा द्रव्यमान है उसका
0.98% जो द्रव्यमान है वो कहाँ पर निवास करता है या वो कहाँ पर समाहित है, सूर्य में। अर्थात हमारे इस सौर मंडल का जितना पदार्थ है, टोटल पदार्थ है 100%, उस 100% पदार्थ का या द्रव्यमान कहाँ पर समाहित है, सूर्य में। बाकी ये 0.2% में ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। धूल के कण, गैस वगैरह, ये सारे ग्रह उपग्रह, एस्टेरॉइड वगैरह, बौने ग्रह वगैरह, उल्का वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सूर्य की वो ले ली। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, तो सूर्य 15 करोड़ लगभग है ना। यूँ अपसौर व उपसौर की घटनाएं भी होती है, आगे समझ में आ जाएगा कि ये अपसौर व उपसौर क्या होता है। लेकिन हम अगर सामान्य सा क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे, पृथ्वी के साथ में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उस वक्त सूर्य के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे। लेकिन अब हम सौरमंडल की, हमारे जो सौरमंडल की स्थिति है इस प्रकार है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि सौरमंडल की जो ये स्थिति है, अब इसको क्रम से पढ़ेंगे, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सूर्य इस प्रकार स्थित है, मैंने ये इधर सूर्य बना दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सूर्य के जब सबसे निकट या सबसे निकट वाली कक्षा में कौन सा ग्रह स्थित है दोस्तों, बुध ग्रह। बुध को बोलते हैं मरकरी बोलते हैं, ठीक है। इस बुध से थोड़ा सा आगे या सूर्य से थोड़ा सा ज्यादा दूरी पे कौन है, शुक्र है। तो बुध के बाद में कौन है, शुक्र। और शुक्र के बाद में कौन है दोस्तों, पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद में मंगल है। मंगल के बाद में बृहस्पति है। उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण। ये इस क्रम में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है, तो बुध। या क्रम पूछा जाता है, पृथ्वी सूर्य से कौन से क्रम पर है, कौन से नंबर का ग्रह है। तो कौन से नंबर का ग्रह होगा दोस्तों, देखो ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर क्रम का नंबर, आकार की बात नहीं कर रहे, अगर सूर्य से क्रम पूछ लिया जाए तो शुक्र कितने नंबर पे, 2 नंबर पे स्थित है। बुध 1 नंबर पे, पृथ्वी 3 नंबर पे, मंगल 4, बृहस्पति 5, शनि 6 और अरुण 7 और वरुण 8। तो क्रम पूछ लिया आपको तो कभी भी ये क्रम ध्यान में रखना, और धीरे धीरे आप 1-2 बार पढ़ाई मतलब रिवीजन करोगे, आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि ये चारों एक क्रम में हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एक साथ में पढ़ते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक साथ में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं ये बता देता हूँ। ये जो चारों ग्रह हैं ना, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जो चारों ग्रह हैं ना, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। या फिर कहते हैं इनको आंतरिक ग्रह। ऐसा क्यों, क्योंकि मंगल व बृहस्पति के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े, 1 लाख की संख्या में, कितने, 1 लाख चट्टान के टुकड़े स्थित हैं, जो कि यहां से होते हुए कहां पर चक्कर लगा रहे दोस्तों, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ये ऐसे होते हुए सूर्य के चक्कर लगा रहे। वो मंगल व बृहस्पति के बीच में बृहस्पति के बीच में है, लेकिन इनके चक्कर नहीं लगा रहे। किसके चक्कर लगा रहे, सूर्य के चक्कर लगा रहे। तो ये ध्यान में रखना। इसलिए अगर आंतरिक ग्रहों की बात करें तो बस ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसके अंदर अंदर जो ग्रह आ गए उनको कहते हैं आंतरिक ग्रह कह देते। क्या कहते थे दोस्तों, आंतरिक ग्रह। अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। संख्या कितनी है, 4। बाकी इस एस्टेरॉइड बेल्ट से जो बाहर ग्रह हैं उनको कहलाते हैं बाह्य ग्रह। ये जो चारों ग्रह हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह। इनर प्लेनेट और एक्सोप्लेनेट, ठीक है। तो ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। केवल किसके आधार पे, इसके आधार पे। लेकिन ये पार्थिव ग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह का मतलब होता है जहां पर हम खड़े हो सकते हैं, चट्टान से बने हुए, ठोस भूमि से बने हुए। तो ये जो आप अगर बुध पे, मान लिया है कि आपको आज बुध पे जाना पड़े, या बुध पे जाने का शौक है कि हम मेरे को बुध ग्रह पे जाना है, तो आप बुध पे जाओगे तो आप जैसे पृथ्वी पे खड़े हो ना, चट्टान पे खड़े हो, ये धरातल पे खड़े हो, वैसे ही माहौल कहाँ पर मिलेगा आपको, बुध पे मिलेगा। वहाँ पर आप खड़े हो सकते हो, घूम सकते हो वगैरह। शुक्र पे भी चट्टान है, धरातल है, पृथ्वी है, पृथ्वी टाइप जैसा है। पृथ्वी पे भी आप रहते ही हो, मंगल पे भी ऐसा ही है, ठीक है। इसलिए ये जो चारों ग्रह हैं ये ठोस चट्टान से बने हुए, आप आसानी से खड़े हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जाओगे,
बृहस्पति पे, शनि पे, अरुण पे या वरुण पे जाओगे तो ये वास्तव में ये चट्टानों से मिलकर बने नहीं है। बृहस्पति गैसों से मिलकर बना है, शनि गैसों से मिलकर बना है, अरुण गैसों से मिलकर बना है, वरुण गैसों से मिलकर बना है। अर्थात आप यहाँ पर जाके खड़े नहीं हो सकते। ये गैसों का एक बादल है, बहुत सघन बादल है, तो यहाँ पर आप खड़े बृहस्पति पे जाके खड़े नहीं हो सकते हो। तो ये गैसों का बादल है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो इनको क्या कह देते हैं? गैसीय ग्रह कह देते हैं। तो ये ध्यान में रखना, गैसीय ग्रह की परिभाषा एक अलग चीज़ है और बाह्य ग्रह की अलग परिभाषा है। तो पार्थिव ग्रह अर्थात चट्टानों जैसे धरातल रूप हो, आज ठोस चट्टानों से मिलकर बने हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैसीय ग्रह कहलाते हैं। और आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कैसी परिभाषा है? स्टेरॉइड बेल्ट के अंदर वाले सूर्य के और इस स्टेरॉइड बेल्ट के जो अंदर आंतरिक भाग में पड़ते हैं उनको आंतरिक ग्रह कह देते हैं। स्टेरॉइड बेल्ट से बाहर जो ग्रह पड़ते हैं उनको कह देते हैं बाह्य ग्रह। बस इतना सा है, ये परिभाषाएं चीज़ें याद रखनी है। तो आपके कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो इनको कहते हैं। बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह किसे कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं। और क्रम भी ध्यान में रखना, आपको क्रम पूछ सकता है कि बृहस्पति शनि सूर्य से दूरी में कौन से क्रम पे है? तो दूरी में कौन से क्रम पे है? 5वें क्रम पे होगा, शनि 6ठे क्रम पे। इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना। और इनकी इंग्लिश भी ध्यान में रखना दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। बुध को बोलते हैं मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरीके से। और एक और चीज़ पूछते हैं यहाँ पर, आकार है ना। अब आप आकार पे आ जाते हैं। अब तो पहले तो हम बात कर रहे थे क्रम की, सूर्य से क्रम की बात कर रहे थे। अब आकार की बात करते हैं कि आकार कैसा है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपको मैंने आकार के हिसाब से यहाँ ग्रहों का आकार बनाया, मैंने यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई है वो वैसी बनाई है। आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? बुध। तो ऐसा कैसे ही है, सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है और सबसे छोटा जो ग्रह है बुध है। अब हम क्रम पे नहीं देख रहे हैं, हम तो आकार का क्रम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, अर्थात मरकरी है। और सबसे बड़ा जुपिटर। इसका अगर क्रम का पूछ लिया आपको कि पृथ्वी कौन से क्रम पे आ रही है, तो मैंने एक इसकी ट्रिक बनाई है। बस अब पशु मांगे दूध, बस अब पशु मांगे दूध। ब से क्या होगा दोस्तों? बृहस्पति। स से क्या होगा? शनि। अ से क्या होगा? अरुण। या ब है लेकिन ब को व पढ़ना अपने को। तो अब में अ और वरुण, अ से अरुण और ब से क्या होगा? वरुण। प से पृथ्वी, सु से शुक्र, मांगे से मंगल, मांगे पूरा आएगा, मांगे से मंगल। और दूध को क्या ध्यान में रखना? बुध। दूध को क्या रखना? बुध ध्यान में रखना। तो इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है। अर्थात बृहस्पति सबसे छोटा, शनि सेकेंड नंबर पे, सेकेंड सबसे बड़ा, और अ से अरुण थर्ड नंबर का लार्जेस्ट प्लेनेट, व से क्या आएगा? वरुण चौथे नंबर का, प से पृथ्वी 5वें नंबर का, सु से शुक्र अर्थात 6ठे नंबर का ग्रह, फिर 7वें नंबर पे मंगल और 8वें नंबर पे बुध। तो अधिकतर तो ये पूछा जाता है कि पृथ्वी आकार की दृष्टि से कौन सा ग्रह है? तो 5वां ग्रह है। कि कौन सा? 5वां ग्रह है। और सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह होगा? तीसरे नंबर का। तो ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य से दूरी में तीसरे नंबर का ग्रह है और आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। जबकि बृहस्पति सूर्य से क्रम की दूरी में 5वें नंबर का ग्रह है लेकिन आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप देखते होंगे दोस्तों कि ये सारे ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं। आप ये ट्रिक सारी लिख लेना और उसके सामने ग्रह भी लिख लेना। वीडियो को पॉज करके बार बार सुन लेना उसको और आप उसको लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं कि ये सभी ग्रह
सूर्य के चक्कर लगा रहे, इस तरीके से। ये फिक्स कक्षा है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही ग्रह आपको ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोई ग्रह यहाँ पर है, 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 कोई ग्रह यहाँ। तो ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पर जो अगर सौरमंडल को देखो तो दूर से ऐसा ही सौरमंडल देखे, ऐसा नहीं दिखेगा। सूर्य के चारों अलग अलग कक्षाओं में, सब अलग अलग कक्षाओं में रहेंगे और अलग अलग अव्यवस्थित रूप से रहेंगे, ठीक है। लेकिन निश्चित कक्षा में ये ध्यान में रखना, कोई भी ग्रह तभी है जब वो पृथ्वी इस सूर्य की क्या करे, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा ले। ऐसा नहीं होगा कि पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी और उसके पृथ्वी इस तरीके से चक्कर नहीं लगाएगी कभी भी, ये ध्यान में रखना। सबकी एक कक्षा का मतलब सूर्य का वह मार्ग या सूर्य के चारों ओर वह मार्ग जिस पर कोई भी पिंड क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उस पिंड का वह क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है, ठीक है। तो बुध की कक्षा ये, शुक्र की कक्षा ये, और पृथ्वी की कक्षा ये, मार्स की ये, बृहस्पति की ये। तो फिक्स अपनी कक्षा में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, फिक्स दूरी पे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इनको कक्षा कहते हैं। तो कक्षा के आधार पे देखा जाए तो जो बुध होता है वो एंटी क्लॉक घूमता है। कैसे घूमता है दोस्तों, एंटी क्लॉक, मतलब जो घड़ी होती है उसकी विपरीत दिशा में घूमता है, अर्थात सूर्य को मेन के बिंदु मान ले तो ये सूर्य के उल्टा घूमता है। जैसे सूर्य जैसे घड़ी को देखते होंगे आप तो घड़ी इस दिशा में चलती है ना, यूं ही चलती है। लेकिन बुध कैसे चक्कर लगा रहा, ऐसे चक्कर लगा रहा। और शुक्र कैसे चक्कर लगा रहा दोस्तों, ऐसे चक्कर लगा रहा। ये ध्यान में रखना। दो ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगाते हैं, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में, ये पॉजिटिव चीज बोल रहा हूं कि घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं। कौन से ऐसे दो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण अर्थात यूरेनस व विनस। यूरेनस व विनस ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के किधर, घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं। बाकी के बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, बाकी के जो 6 ग्रह हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब अगली चीज, जो दूरी बढ़ती जाएगी तो कक्षा की जो आकार है, जैसे मान लिया कि सूर्य यहाँ पर है तो बुध यहाँ पर है तो उसका जो गोलाकार होगा वो गोला इतना ही बड़ा होगा, परिधि क्या होगी, कम होगी। लेकिन शुक्र यहाँ पर स्थित है तो उसकी परिधि ज़्यादा बड़ी होगी। अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो उसकी परिधि ज़्यादा बड़ी होगी, फिर मंगल की परिधि ज़्यादा बड़ी होगी, फिर उसके बाद बृहस्पति की परिधि ज़्यादा बड़ी होगी। अर्थात इनको चक्कर लगाने में भी क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। जो कक्षा बढ़ती जाएगी त्यों क्या होगा, उस ग्रह को ज़्यादा टाइम लगेगा क्या, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। इसीलिए जो बुध होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह कितने दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी पूछा जाता है। तो ठीक है, ध्यान में रखना। तो बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर 88 दिन में लगाता है। कितने, 88 दिन में, 88 दिन में, ठीक है। तो 88 दिन में बुध सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेगा। उसी प्रकार शुक्र एक चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है। कितने लेता है, 225 दिन लेता है। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेती है 365। अर्थात 365 को क्या कहते हैं हम, एक साल कहते हैं। अर्थात जो बुध का एक वर्ष का जो समय रहेगा वो अलग रहेगा। अर्थात बुध अपना एक वर्ष कितने दिन में पूरा कर लेता है, 88, मतलब 88 दिन में ही एक वर्ष हो जाता है दोस्तों वहाँ पर। जबकि इस शुक्र पे 225 दिन में एक वर्ष हो जाता है, जबकि इस पृथ्वी पर 365 दिन में क्या होता है, एक वर्ष होता है। अर्थात सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लो, क्या हो जाएगा, एक वर्ष पूरा हो जाएगा। समझ गए आप, ठीक है। मंगल को 686 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में। अर्थात मंगल पे एक वर्ष कितने दिन में होगा दोस्तों, 686 दिन में होगा। बृहस्पति, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है दोस्तों। बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने टाइम समय लेता है, 1 वर्ष, 11 वर्ष। कितने लेता है, 11 वर्ष। तो सोच लो, 1 वर्ष, ये सूर्य का एक चक्कर लगाना मतलब 1 वर्ष। जैसे 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगा रही, लेकिन बृहस्पति पर 1 वर्ष कितने वर्ष में होगा,
11 वर्ष में। बहुत ही है ना शानदार चीज़ है ना कि बृहस्पति को एक चक्कर में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 वर्ष का समय लगता है। अर्थात बृहस्पति पे अगर हम रहते तो वहाँ पर 1 वर्ष, सूर्य का एक चक्कर लगाना मतलब 1 वर्ष, तो अर्थात वहाँ पर 1 वर्ष कितने समय में होता? 11 वर्ष में होता। ठीक है, मतलब आप 10 साल जीते तो कितने? 110 साल जीते लेते। जैसे हमारे यहाँ 70 साल की उम्र है तो वहाँ पर उम्र क्या होती? ज़्यादा होती। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। हमारी जो फिक्स उम्र है, समय है, वो है। समय यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर कम समय में हो जाता है। अर्थात जो साल है, वर्ष है, वो कम देख पाते वहाँ पर। ठीक है, अब आ जाता है शनि। तो शनि की कक्षा बढ़ेगी अर्थात इसके वर्ष भी बढ़ जाएंगे। तो शनि पे 1 वर्ष या शनि का सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29 वर्ष लेता है। कितने लेता है? 29 वर्ष लेता है। ये 29 है दोस्तों। ठीक है, 29 वर्ष लेता है। अर्थात शनि पर 1 वर्ष कितने समय में होता है? 29 वर्ष होता है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शनि को सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29 वर्ष। अरुण को 84 वर्ष लगते हैं, वरुण को 164 वर्ष लगते हैं। कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरुण पहले आता है या वरुण पहले आता है, बहुत सी बार। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना, नेपच्यून सबसे बाद में आता है। एन क्या आता है? सबसे बाद में आता है। अगर एन से ध्यान में रख लिया तो नेपच्यून का मतलब होता है वरुण। ठीक है, तो इंग्लिश में भी, इसीलिए मैंने बोला कि इंग्लिश भी ध्यान में रखिए। और आकार का मैंने ट्रिक बता दी, उस हिसाब से याद हो जाएगा। अब अगली चीज़ पूछी जाती है दोस्तों इसमें उपग्रहों का। जैसे हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी का हमारा उपग्रह है चंद्रमा। इसी प्रकार अलग अलग ग्रहों का क्या पूछे जाते हैं? उपग्रह पूछे जाते हैं कि बुध के कितने उपग्रह हैं या शुक्र के कितने उपग्रह हैं। या मैं सरल भाषा में कहूँ कि बुध के कितने चंद्रमा हैं, शुक्र के कितने चंद्रमा हैं, मंगल के कितने चंद्रमा हैं, पृथ्वी के कितने चंद्रमा हैं। तो पृथ्वी का कितना चंद्रमा है? एक ही चंद्रमा है। तो हम चंद्रमा से तुलना करेंगे। हमारे उपग्रह का नाम क्या रख रखा हमने? चंद्रमा रख रखा है ना। तो अगर हम बात करें कि अलग अलग ग्रहों के चंद्रमा कितने, अर्थात उपग्रह कितने। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाए पिंड, उसको कहेंगे उपग्रह कहेंगे। ठीक है, लेकिन उसका भी आकार एक निश्चित आकार होना चाहिए, ग्रह से छोटा होना चाहिए और वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। साथ साथ में वो किसके चक्कर लगाएगा? सूर्य के भी लगाएगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही तो साथ साथ में वो भी चला जाएगा, चक्कर लगाते रहेगा। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं कि बुध के कितने उपग्रह हैं। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध अर्थात आप बुध पे रात बिताओगे तो वहाँ पर कोई चंद्रमा नहीं होगा। आप बहुत सारे जो गाने बने हैं वो गाने नहीं गा सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर ऐसा गाना नहीं गा सकते 14वीं का चांद हो, या फिर जितने भी चंद्रमा पे सॉन्ग बने हुए हैं वो कोई सॉन्ग आपका चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो चांद ही नहीं है। ठीक है, शुक्र पे भी जाओगे, रात बिताओगे, वहां पर चंद्रमा नहीं है। तो बुध और शुक्र के चंद्रमा नहीं है, अर्थात मैं कह रहा हूं कि बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी पे। तो पृथ्वी का कितना है? 1 उपग्रह, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह, मंगल के क्या है? 2 उपग्रह। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, उनका नाम है फोबोस व डेमिनोस। फोबोस व डेमिनोस। ये सेकेंड वाले का मुझे नाम याद आ नहीं रहा अभी, तो आप इसका लिख लें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नाम सुझा दूंगा। फोबोस है और डेमिनोस या डोमिनोस ऐसा कुछ कहते हैं, अभी उसमें ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक तो को तो कहते हैं फोबोस, एक डोमिनोस, ऐसा कुछ है, मैं बता दूंगा। डोमिनोस है नहीं वैसे, डेमिनोस के ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। तो फोबोस और वो एक और है। तो ये 2 उपग्रह हैं किसके? मंगल के। अब आते हैं बृहस्पति के। तो अर्थात हाँ, मंगल पे जाओगे, अगर रात मंगल पे बिता रहे हो तो आपको 2 चंद्रमा दिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, बृहस्पति पे जाओगे तो बृहस्पति पे क्या मिलेंगे? 69, अर्थात 69 क्या मिलेंगे? चंद्रमा मिलेंगे। अर्थात बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 69। तो इसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। इसके बहुत सारे ऐसा ज़्यादा पूछते ही नहीं, तो आपको नंबर ध्यान में रखना है। क्या नंबर ध्यान में रखना है? इस 2000 में इसके 12 उपग्रहों की ओर खोज हुई थी। तो पहले इसके कम थे, अब हो गए हैं 79 हो गए हैं, ये ध्यान में रखो आप।
2000 में समथिंग इसके 69 थे, लेकिन उसके बाद 12 की ओर खोज हो गई। तो अभी वर्तमान में इसके वर्तमान की संख्या ध्यान में दें तो 79 है, 69 नहीं है, 79 है, अर्थात 79 है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79, 79 है। अर्थात आप बृहस्पति पे रात बिताओगे तो वहाँ पर आकाश में कितने चंद्रमा नजर आएंगे? 79 नजर आएंगे। और ये भी कहा जाता था, आज आप कोई सी भी बुक्स खोल लो, सभी बुक्स में एक चीज़ मिलेगी, सबसे ज़्यादा बड़े उपग्रह किसके हैं? तो वहाँ पर आंसर होगा बृहस्पति। लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों में ये चीज़ें बदल चुकी है। अभी हाल ही में नासा ने इसके शनि के 20 नए उपग्रह खोजे। कितने? 20। पहले शनि के उपग्रह थे 62। कितने थे? 62। लेकिन नासा ने अभी 1.5-2 महीने पहले 20 नए उपग्रह खोज लिए। कितने? 20 नए उपग्रह खोज लिए। तो अब संख्या कितनी हो गई? 82 हो गई है। तो आप सबको ध्यान में रखना है कि बृहस्पति में अब ज़्यादा उपग्रह नहीं है, अर्थात ऐसे ग्रह जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो अब बृहस्पति न होकर अब क्या हो जाएगा? शनि। तो शनि के वर्तमान में कितने उपग्रह हैं? 82। कितने हैं दोस्तों? 82। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में नासा के द्वारा कितने उपग्रहों की कौन से उपग्रह की कौन से ग्रह के उपग्रहों की खोज की गई है? तो शनि। कितने? 20। तो अब वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है? तो शनि की है। या वर्तमान में या सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि। ठीक है। और उसके बाद अरुण के कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। और उसके बाद वरुण के हैं 14 उपग्रह। इस तरीके से दोस्तों हमने यह हमारा सौर मंडल मैंने पढ़ा दिया। इसमें से ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इसमें इतना ही। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति।